अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग शाहजेब अहमद और माया खान की तरफ से। कैसे हैं शाहजेब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा नाम भी उन्होंने कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई, लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली हम आपके साथ मौजूद हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। लेकिन शाहजेब, इस तरह हम रोज बारिश के बारे में बात कर रहे थे और अब हम बढ़ रहे हैं सुबहनामे की तरफ, तो मुझे एक सवाल करना था। वी आर वेरी हैप्पी बट देन अगेन एट द सेम टाइम काफी ज्यादा जो है वो अफसोसनाक वाकयात भी बिल्कुल, हुए हैं। तवक्कातियां भी काफी सामने आ रही हैं। खासतौर पर अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से बारिशों का सिलसिला जारी है, वहाँ देख रहे हैं काफी तबाही मचाई है बारिशों ने। कई अजला में सूरत हाल अबतर हो चुकी है, बहुत खराब है सूरत हाल। कश्तियां वहाँ देख रहे थे हम चल रही थी, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। और गवादर में भी नशेबी इलाके ज़ेर आब आए हैं। इसके साथ साथ केच का और किला अब्दुल्ला का भी जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ भी मकानात मुनहदम हुए हैं। और इसी वजह से जो FC के जवान हैं, पाक फौज के जवान हैं, लेवीज के जवान हैं, वो वहाँ पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू का अमल भी जारी है। कोशिशें की जा रही हैं जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाला जा सके। उसके साथ साथ खाना भी लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए। वाकई में एक तो ठंड, ऊपर से फिर बारिश और उसके बाद सैलाब की सूरत हाल काफी मुश्किल है। लेकिन इसमें जितना भी हमारे जितने भी रेस्क्यू हमारी फोर्सेज हैं इस वक्त जो लगी हुई हैं खिदमत पर, अल्लाह ताला उन लोगों को ताकत दे, उनकी हिफाजत फरमाए। और तमाम वो लोग जिनको वो रेस्क्यू करे, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जुमे का दिन है, सब लोग बाहिफाजत जो है एक अच्छे मकाम पे, सिक्योर मकाम पे पहुंच सके। बिल्कुल, हम दुआ तो करते हैं कि बारिश हो, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो यकीनी तौर पर कुछ तशवीश भी होती है कि बारिशें अब रुक जाएं, क्योंकि जिस तरीके से तबाहकारियां बलूचिस्तान में देखी जा रही हैं माया, और ये भी बताया जा रहा है कि ये तूफानी बारिशें आगे कंटिन्यू होंगी। ये तवक्को की जा रही है कि ये एक बार फिर एक स्पेल आएगा बहुत तेज बलूचिस्तान में और बारिशों का आगाज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। सुबह में हमारे नुमाइंदा 92 के जो है मैं देख रही थी उनको, वो किस तरह सख्त ठंड में जो है वो कवर कर रहे थे और इस तरीके से वो सारी न्यूज़ पर अपडेट कर रहे थे कि जो पानी का या बर्फ का या ठंड की सूरत हाल है ऑब्वियसली। तो शाहजेब, हम अपने जो नुमाइंदों से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमें दिखाएंगे। बिल्कुल, वो भी दिखाएंगे आगे चलकर, लेकिन यहाँ पर हम ये बता देंगे सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पंजाब में भी हम देख रहे हैं, लाहौर में बारिशें हुई हैं, इवन कराची में भी कराची में पूरी रात बारिश होती रही है। गुज़श्ता रात हम देखते रहे कि बारिश का सिलसिला पहले वक्फे से जारी रहा है ना, और फिर रात को एकदम तेज बारिश हो गई थी। हम तो ये पूरे मुल्क में आएंगे कैसे ऑफिस बिल्कुल, ये मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला चल रहा है। और सुबहनामा में अगली खबर ये शामिल करते हैं कि इलेक्शंस की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन 27 मार्च को कराने का ऐलान कर दिया है। क्या फिर शोर हंगामा होगा, फिर सवाल उठेंगे, फिर उसके बाद जो है लोगों के जहनों में अजीब सी सोचें होंगी। ऑब्वियसली प्रोग्राम में आगे चल के भी इस पर बात करेंगे। अब कराची का रुख करते हैं, जहां से हुकूमत ने कराची को 25 से 27 टाउन्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं, इसकी सिफारिशात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी गई है। और जिस तरीके से पहले एहतजाज होते रहे, इसके खिलाफ आवाजें उठती रही हैं, एक बार फिर इसके खिलाफ हम देखेंगे कुछ एहतजाज भी हमें देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि जिले बस्ती और शर्की में 5-5, गरबी और जनूबी में 3-3 टाउन्स बनाने का फैसला किया गया है, जबकि जिला कोरंगी में 4, मलीर और किमाड़ी में 3-3 टाउन्स बनाए जाएंगे। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि स्टेक होल्डर्स की तरफ से एहतजाज किया जा सकता है इसके बाद। कुछ सियासी जमातें भी इसमें रही हैं, एहतजाज करती रही हैं। अनसर्टेनिटी भी तो हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं होता, श्योरिटी कोई नहीं होती क्या होने वाला होगा। कराची के अवाम और क्या मजीद फेस करने वाली है इस लेवल पर। तो अब कुछ बात करते हैं तिजारती खसारे की भी। बिल्कुल, इनफ्लो एंड आउटफ्लो में बहुत बड़ा जंप आया हुआ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इदारा शुमारियात ने ताज़ा तरीन तिजारती आदाद शुमार जारी किए हैं और उसके मुताबिक अगर बात करें तो 65.94% इसमें इजाफा हुआ है दरामदात में। और दरामदात का जो हजम है वो 40 अरब 58 करोड़ डॉलर रहा, जबकि बरामदात 15 अरब 10 करोड़ 20 लाख डॉलर रही। यानी कि तिजारती खसारा तकरीबन 25 अरब डॉलर का हो चुका है, 25 अरब 47 करोड़ का। तो तिजारती खसारा हमारा बढ़ता जा रहा है और हमें बहुत जल्द इस पर, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी जिक्र करते हैं कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है, और जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी ये तिजारती खसारा कम नहीं होगा। इसके साथ ही हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि जिक्र हो रहा है मौसम का, स्नोफॉल का, बर्फबारी, बारिशें, हर तरफ यही इस वक्त मुल्क भर में देखा जा रहा है, बल्कि दुनिया भर में यही देखा जा रहा है। ऐसा ही है, पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो बलाई इलाके हैं हमारे नदन एरियाज हैं, वहाँ पर सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, तमाम इलाकों ने बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इवन पंजाब में बारिशें चल रही हैं, बलूचिस्तान में तो खैर जो है वो सैलाबी सूरत हाल बन गई बारिशों की वजह से। इवन सिंध में भी, कराची में बहुत बारिशें चल रही हैं। बिल्कुल बारिशें चल रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो देखने में आई शाहजेब और कमेंडेबल है, क्योंकि देखिए जब कुछ बुरा होता है तो हम शोर मचाते हैं, जब कुछ अच्छा होता है तब हम क्यों नहीं सराहते। क्योंकि वाकई में कराची में बारिशों में जिस तरह हम रास्ते से आए अल्हम्दुलिल्लाह पानी कहीं भी खड़ा हुआ नहीं था, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि दीगर इलाकों में पाकिस्तान की मुश्किलात नहीं है, बिल्कुल मुश्किलात हैं, रास्ते बंद हुए हैं, इंटरनेट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन बहुत अफेक्ट हो रहा है, लोग रास्तों में फंसे हुए हैं बर्फ के जो है वो जमा होने की वजह से। तो बर्फबारी और सर्दी जो है वो काफी बढ़ गई है। और इसी के साथ साथ जैसे कि ये तमाम परेशानियां तो हमने आपको बताई, लेकिन जो सयाह हैं वो तो आपको पता है बाज नहीं आते, वो तो फिर भी पहुंचते हैं तमाम उन इलाकों में जहां बर्फबारी चल रही होती है, एंजॉय करने के लिए फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ। तो यही तमाम सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान 92 न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं। गिलगित से महराज आलम है, एस्तोर से लुत्फुल्लाह हैं, मरी से सुधीर अब्बासी हैं, वादी कलाम से हयात मोहम्मद हैं, जो आपको अपडेट करेंगे तमाम इन इलाकों के बारे में। वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। इस वक्त सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, लेकिन सियाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही हैं। आप तो चलो कि इस वक्त मरी की तमाम शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं। आज जो है सियाह जो हैं वो इस मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। अगर बात की जाए सड़कों की तो तमाम मरी की सड़कें जो हैं वो बर्फ़ से साफ़ कर दी गई हैं और इस वक्त जो मरी के दीगर तफरी मकामात हैं वहाँ पर भी सियाहों के मेले लगे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के बाद जो मज़ीद बर्फबारी की जो है पेशन गोई की है। जी बिल्कुल, बात की जाए मौसम की तो ज़िला एस्तोर भर इन दिनों बर्फबारी की जद में है। शहर और गिरदनवा में 1 फीट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि बालाई इलाकों बटवाश, रट्टू, नासिराबाद, कललोट, चौगाम, फकीरकोट में 2 फीट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। अक्सर बालाई देहातों अस्कमल, शंकरगढ़, मीर मलिक, दरले, तरिशिंग, चोरिद और रामनपुर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, लोग घरों में महसूर हैं, वाटर सप्लाई निज़ाम, नदी नाले मुंजमद हो चुके हैं। सख्त सर्दी का राज है। बर्फबारी के बाद जहां मकामी आबादी समेत तलबा व तालिबात को मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं पर बर्फ़ से ढके बुलंद बाला पहाड़ और सफ़ेदी ओढ़े हुई जन्नत नज़ीर वादी के नज़ारे सियाहों को अब दावत नज़ारा भी दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एस्तोर से 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा नासिराबाद गाँव में, जहाँ पे आसमान में बादलों और धूप का इम्तजाज है। मौसम इंतहाई खुशगवार है, सर्दी के राज बरकरार है। और दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर एस्तोर की जानिब से लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र मकामी आबादी समेत सियाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की एडवाइजरी जारी की जा चुकी हैं और शहरात बहाली ऑपरेशन के लिए हेवी मशीनरी को तैयार किया गया है। और शहरात बहाली ऑपरेशन हेडक्वार्टर से बलाई इलाकों की तरफ और हेडक्वार्टर से एस्तोर वैली रोड की जानिब भारी मशीनरी को मूव किया गया है। जी बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की बात करें तो आज 3 दिन के बाद गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके थे वहाँ जो बर्फ़बारी का एक सिलसिला था वो रुक गया है। ताहम शदीद बर्फ़बारी की वजह से कई गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं इनका ज़मीनी राबिता ताहाल मुनक़ता है। शदीद बर्फ़बारी की वजह से लोग घरों में महसूर है। बुज़ुर्ग, शहरी और मरीज़ों को भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए अलर्ट रहे। ताहम तमाम ज़िले इंतज़ामिया ने यह हिदायत जारी की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करे और जो सफ़री हिदायत दी है चैन के बगैर जो गाड़ियाँ बालाई इलाकों का सफ़र करती है वो चैन के बगैर सफ़र से इज्तनाब करे। जी बिल्कुल। स्वाद की हसीन वादी कलाम में गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया है और पहाड़ों की ओट से सूरज नमूदार हो गया है। सूरज की किरणें जब हर तरफ बिछी सफ़ेद चादर पर पड़ती है तो हसीन मंजर देखने को मिलता है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बर्फबारी के बाद अब तक वादी कलाम में 2 फुट, जबकि बालाई सयाहती इलाकों वादी मटिलतान, वादी पलोगा और गुज्जर कब्राल के इलाकों में 3 से 4 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद सयाह अब भी वादी कलाम के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, मौज मस्तियाँ मना रहे हैं और साथ साथ यहाँ के गर्मा गर्म चपली कबाब और दीगर खानों से भी खूब महसूस हो रहे हैं।
स्नोमैन बनाने का मुझे वैसे बहुत शौक है ना। वैसे अगर मुझे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ डाल लें तो वो स्नोमैन भी तकरीबन बन ही जाएगा। लेकिन वाओ, देखकर मजा आ गया। गरम खाने देख रहे थे, तमाम हमारे नुमाइंदगान हमें दिखा तो रहे थे, लेकिन इतने खूबसूरत नज़ारे तो सयाह क्यों ना पहुंचे इन खूबसूरत जगहों पर और इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी सर्दी में बाहर निकल कर हमें अपडेट किया, हमारे नाजरीन को ये खूबसूरत नज़ारे दिखाए। तो मौसम तो हमने देख लिया, वाकई में थैंक यू। आपने हमें यहाँ पर कराची में जो हम लोग बर्फबारी के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं और आपने हमें दिखा दी। थैंक यू। बारिश में ठंड लग रही होती है, अगर बर्फबारी हो गई तो यहाँ बर्फबारी नहीं होनी चाहिए। एक दिन मैं इसका भी तुमसे हिसाब लूंगी। लेकिन अब जरा हम शाहजेब उस तरफ भी चलें जो है हमारा इलाका पंजाब की तरफ, जहां पर कुछ अच्छी और कुछ नमकीन और कुछ नरम और कुछ गर्म खबरें भी आ रही हैं। बिल्कुल इनकलाबी कदम उठाया गया है सूबाई हुकूमत की जानिब से और हम देखते हैं किस तरह जो कदम उठाए जा रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से, वो बड़े अच्छे हैं और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब ने नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है, वो खुशखबरी ये है कि पीएमएस इम्तिहान में मुलाजमतों के उम्मीदवारों के लिए उम्र में खुसूसी रियायत का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी और ज़ाहिर है जो लोग मुलाजमतों की तलाश में होते हैं तो पीएमएस के एग्जाम देने के लिए जो उम्र की लिमिट होती थी, जो एज की लिमिट होती थी, उसमें रियायत दी गई है ताकि तमाम लोग जिनके रह जाते हैं एग्जाम वो दोबारा भी कर सकते हैं। इवन एज लिमिट आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। आई एम ग्लैड कि पंजाब के नौजवानों के लिए कि बहुत अच्छी खुशखबरी आई है, बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त मौके बहुत कम है और अगर कुछ क्रिएट हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उम्मीदवारों को 2 साल की रियायत दी गई है उम्र में और इसके साथ कुछ दीगर आम मामलात पर भी बात करनी है तो हम बात कर लेते हैं। शो में ज्वाइन किया है सुबह सवेरे पाकिस्तान में तर्जुमान हुकूमत हसन खबर साहब ने। हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया है। हसन साहब सबसे पहले तो इस इनकलाबी कदम की बात करेंगे। मुआशरे में बेहतरी के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए बहुत जरूरी कदम है जो आप लोगों ने उठाया है और हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन इसके साथ ही बताइएगा कि पीएमएस इम्तिहान में रियायत उम्मीदवारों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी साबित होगी। देखिए, मुआशरे में बेरोज़गारी का ख़ात्मा जो है वो बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहम गोल है। और इस सिलसिले में एक तरफ हुकूमत की अपनी नौकरियाँ होती हैं और एक तरफ वो नौकरियाँ होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर जनरेट करता है और जो हुकूमत की पॉलिसियों के तहत आती हैं और प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ़रोग़ पाता है। सरकारी नौकरियों की जब आप बात करें तो ख्वाह वो ग्रेड 1 से 16 तक की नौकरियां हों या ख्वाह वो नौकरियां हों जो पीएमएस के इम्तिहान के ज़रिए या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए दी जाती हैं, इनके अंदर अमूमी तौर पर एक एज की लिमिट होती है और ये एज जो लिमिट है ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की ख़ास हिदायत पे इसको एक दफ़ा सिंगल टाइम रिलैक्सेशन दी जा रही है 2 साल की। और उसकी वजह यह है कि कोविड की वजह से लोगों में बहुत मुश्किलात आई, लोग इम्तिहानों में अपीयर नहीं हो सके, कुछ लोग घरेलू मामलात की वजह से परेशान थे और नौकरी उस तरह से ढूंढ नहीं सके और इसी दौरान उनकी जो एज लिमिट थी वो अचीव हो गई और ये जो सरकारी नौकरी का ख्वाब था वो हमेशा के लिए उनसे छिन गया। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला का जो इक़दाम है और जो ये कदम है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी अच्छी खबर की नवीद सुनाता है क्योंकि ये चांस दोबारा उनको मिल गया है और जो जाहिर करता है कि बुज़दार हुकूमत जो है वो उनकी बात सुन रही है, उनके बारे में सोच रही है और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है और इस रियायत से लाखों लोग फ़ायदा उठाएंगे जो इन नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे और उसमें से बहुत ज़्यादा लोग इंशाल्लाह उनको नौकरियां भी मिलेंगी। और हुकूमत पंजाब ने भी आपको पता है कि 1 लाख नौकरियों का ऐलान किया है और ये जो बुज़दार हुकूमत की 1 लाख नौकरियां हैं इसमें से कई नौकरियां इस साल में आएंगी और इंशाल्लाह उसमें भी ये तमाम नौजवान क्वालिफाई करेंगे जो एज लिमिट अचीव होने की वजह से इस वक्त क्वालिफाइड नहीं थे। अच्छा हसन साहब, एक सवाल और भी आता है कि बहुत सारे नौजवान जो है वो इम्तिहानात पास भी करते हैं और जो है साथ में जिनको नौकरी जो है वो नहीं उनकी मिल पाती या उनको जो है वो चांस नहीं मिल पाता या वो अवेल नहीं कर पाते, लेकिन तासुर ये पाया जाता है कि फेवरेटिज्म की तरह वजह से उनको ये नौकरियां नहीं मिल पाती। अब ये तासुर हटाने के लिए कोई इक़दाम किए गए हैं या उसके हवाले से कोई प्लान है? देखिए, पंजाब में तो हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है और हमारी जो रिक्रूटमेंट है हुकूमत की वो होती है मेरिट के ऊपर और हमारा जो मेरिट है वो काबिलियत है या तजुर्बा है, बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब। ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग ज़ाहिर है अप्लाई करते हैं क्योंकि सरकारी नौकरियों के पीछे बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो आते हैं, वो अप्लाई करते हैं और जो मोस्ट कंपेटिटिव पूल होता है उन लोगों को नौकरी दे दी जाती है और बाकी ये नौकरी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है और वो क्राइटेरिया मेरिट है।
लेकिन मैं समझता ये हूँ कि इन नौजवानों को ये बताना चाहिए कि वो हिम्मत ना हारें, वो हौसला रखें, वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अप्लाई करें। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रोज़गार के मौक़े हैं। हुकूमत पंजाब की बहुत ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ सरकार में नौकरियाँ जनरेट हो रही हैं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत इंसेंटिव दिया है। हम इन्वेस्टर्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी नई इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इंशाल्लाह हम तमाम नौजवानों को रोज़गार देंगे, वो हौसला रखें। और मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत उनके साथ आप हमारे साथ ही हैं, इस मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाते हैं। एहसान खाबर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे थे गुज़िश्ता दिनों एक खबर सामने आ रही थी कि 49 गाड़ियों का ऑर्डर दिया गया है सूबाई वज़रा के लिए। तो सर, एक तरफ हम देखते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट खासतौर पर किफ़ायत शारी की बात करती है, दूसरी तरफ इन तमाम गाड़ियों को ऑर्डर दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, कफ़ायत शारी से कोई इनकार नहीं है। कफ़ायत शारी इमरान खान साहब का विजन है और बुज़दार हुकूमत का मिशन है और इससे किसी को इनकार नहीं है। ये जो गाड़ियों वाली खबर है ना, ये बार बार निकलती है, ये एक ही खबर है। ये अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये मेरे भी इस ओहदे पे आने से पहले की खबर है। काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी और उसकी वजह ये थी कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट विंग है वो इस ज़रूरत का तयन करता है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उन पर मुरम्मत का क्या ख़र्चा है, नई गाड़ियाँ ख़रीदने का क्या ख़र्चा है और क्या ऑप्शन गवर्नमेंट के लिए बेस्ट है और कम से कम खर्चे का बायस बनेगी। हमारी हुकूमत ने आकर कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी और अब जो गाड़ियां हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल हैं उनमें से बहुत ज़्यादा पुरानी है। और ये सरकार का एक तरीका कार है कि मरहलों में ये गाड़ियां रिप्लेस होती हैं और कुछ गाड़ियां जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस का पार्ट है और कोई ऐसी नई अप्रूवल नहीं दी गई। लेकिन जिस खबर की आप बात कर रहे हैं ये 5-6 महीने पहले की अप्रूवल थी और ये एक रूटीन जो हमारी परचेज है ट्रांसपोर्ट विंग के सिफारिशात के तहत। एहसान खाबर साहब, इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि पंजाब में ओमिक्रॉन फैल रहा है और ऑब्वियसली कुछ डॉक्टर्स में भी इसकी जो है तस्दीक हुई है और एनसीओसी ने भी जो है वो शिद्दत का जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डर का जाहिर किया है कि अब सिचुएशन बहुत वर्स होने वाली है। तो इस हवाले से कोई पाबंदियाँ सख्त करने का या कोई इम्प्लीमेंटेशन या कोई SOPs या कुछ और जो है वो इक़दाम लेने का प्लान है? देखें, तमाम ऑप्शंस पर गौर होगा लेकिन अभी ऐसा कोई लॉकडाउन का जो वो मंसूबा या तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। ओमिक्रॉन बिल्कुल फैल रहा है और हमें शहरियों की जो सेहत है वो बहुत अजीज़ है, लेकिन इसीलिए हमने अपनी जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो बहुत तेज़ की है। इस वक्त सूबे में 70% लोग जो हैं वो 1 या दोनों डोजेज़ उनको वैक्सीन की मिल चुकी हुई हैं। हमारी शहरियों से ये गुजारिश भी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, वो मास्क यूज़ करें और अपना ख्याल करें। और इस सिलसिले में जो हमारी टेस्टिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम इस क्राइसिस पे उसी तरह काबू पाएंगे जैसे हमने पहले पाया था। और इस सिलसिले में अगर कोई नया जो तजवीज़ है कोई नई वो अप्रूव हुई तो वो हम बिल्कुल आवाम के सामने लाएंगे। ठीक है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत एहसान खाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। तफसीली बात कर रहे हैं तमाम अहम मामलात पर, लेकिन यहाँ पर ब्रेक पर जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अभी आते हैं, हमारे साथ रहेगा सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। वी विल बी राइट बैक। बेहद शुक्रिया। वंस अगेन अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सबसे पाकिस्तान शाहजेब अहमद और माया खान के साथ और मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब हमें इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी होती है ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक सर्वे आया था शाहजेब और उसमें आया था कि आपके, अब कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं भी रखते लेकिन ये एक रिसर्च और एक सर्वे थी और उसमें था कि अगर आपके दोस्त आपका हल्का जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वो आपके साथ नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात नहीं करते तो आपको अपने दोस्तों का सर्कल बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, इसका मतलब है मेरा सर भी बहुत अच्छा। माया मुझे रोज बताती है कि आपको क्या बिजनेस शुरू करना चाहिए। खैर, हम बात कर रहे हैं IT इंडस्ट्री की, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और कुछ बयान भी उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं और ये ऐसी सनत है जो हमारे रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया बन सकता है उसको बढ़ाने का। तो इसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का क्या कहना है इस मामले पर, आगे चलकर इस पर तफसीली बात करेंगे। माशरे ने आगे बढ़ना है तो जब दुनिया को चीज़ें ज़्यादा बेचेगा नहीं, वो आगे कैसे बढ़ सकता है। और सिर्फ हम अभी भी मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर चीज़ें हम सब्जियां बेच रहे हैं और प्याज बेच रहे हैं, इससे तो मुल्क की दौलत ही बनने लगी। मुल्क तो तब आगे बढ़ेगा जब वो इंडस्ट्रियलाइज करेगा। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है IT की,
उसके अंदर भी हम हिंदुस्तान हमारे 20 साल पहले किधर था, आज उसकी एक्सपोर्ट्स देखें और आज हमें देखें कि, और वो सिर्फ 2 सालों के अंदर थोड़ा से 1 साल में बल्कि थोड़ा इंसेंटिव दिया है तो तकरीबन दुगनी हो गई हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स। हमारे पास यूथ है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है इस चीज़ का, लेकिन इसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी गई। हमने पूरी अपनी गवर्नमेंट की अब अलाइनमेंट कर दी है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। बहुत अमेजिंग शाहज़ेब, बहुत अमेजिंग पीएम इमरान खान का जो है ये बात है कि वाकई में हम कब तक इस तरह करके जो है बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन है इसकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार बात करते हैं और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं जो फ्रीलांसर्स का जो है वो सामना कर रहे हैं और वो मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी है ताकि सही तरीके से जो हमारी फ्रीलांस कह लें कि इंडस्ट्री है या IT की इंडस्ट्री है उसको एक तरह से प्रमोशन मिल सके, वो आगे बढ़ सके, उसमें रुकावटें ना आए, लोग परेशान ना हो। इंटरनेट की सहूलियात भी कम मिलती हैं, इंटरनेट स्पीड कहीं स्लो होती है, कहीं बैंक में पैसे ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होते हैं, अकाउंट्स बनाना बहुत मुश्किल होते हैं। ये तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन तमाम लोगों को जो IT इंडस्ट्री में इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो इसमें इसका हल क्या है, किस तरीके से हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा शेयर बन सकता है IT इंडस्ट्री का, उसको बेहतर करने के लिए क्या हमें करना चाहिए, ये तमाम मसाइल पर बात करना बहुत जरूरी है। आज हम इसी सेगमेंट में बात करेंगे इन्हीं तमाम मसाइल पर और हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स के रुकन इस्लाम साहब ने। विकार साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले सवाल तो सॉरी मैं आपको बात कर रहा हूं कि मैं ये कहना चाहूंगा वज़ीर आज़म जो बार बार जिक्र करते हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का, किस तरीके से लाया जा सकता है, करना क्या पड़ेगा हमें? लेकिन सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, वज़ीर आज़म भी अक्सर इस पर बात करते रहते हैं, आपको माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा जो अभी माइंडसेट है ओवर द इयर्स और ओवर डेकेड्स, हम अभी भी 2021 में समझते हैं सिर्फ एक दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, जैसे मैं और आप सामने बैठे हैं। दुनिया में अब डिस्टिंक्ट 2 वर्ल्ड एग्जिस्ट करती हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक डिजिटल वर्ल्ड है। जब तक हम अपनी पॉलिसी मेकिंग में, सोच में, अमल में इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि जो फ्यूचर की दुनिया है वो डिजिटल दुनिया आगे जाएगी, फिजिकल दुनिया थोड़ी पीछे होती जाएगी। और हमारे सारे फैसले ऐसे होने चाहिए कि हम डिजिटल दुनिया को आगे लेके जाएं। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो हमारी पूरी जब हम ये ब्रेक में आप बात कर रहे थे कि लोगों के मसाइल हैं, बैंक अकाउंट खोलने के मसाइल हैं, लोगों को अभी भी लाइनों में लगना पड़ता है। दुनिया इससे बहुत आगे चली गई है क्योंकि ये डिजिटल दुनिया ने ये मसाइल सॉल्व किए हैं। तो हम अभी भी कागज, हमें इस मुल्क में कागज से बड़ा प्यार है, हम इतने कागज पसंद करते हैं। मैं रोजाना कम से कम 150 से 200 सफ़े साइन करता हूँ अपनी कंपनी में। और बाय द वे वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि एडवांस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उन्हें सिंप्लीफाई करने पे नहीं रखते। देखिए, दुनिया ने तरक्की की है, अगर आप नोट करें इन द लास्ट फ्यू इयर्स या डेकेड, क्या एक चीज़ है जिसने दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया? इफ देयर इज वन थिंग दैट आई पिक, ऑफ कोर्स पीपल विल से टेक्नोलॉजी, पीपल विल से कनेक्टिविटी, यस, ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसने दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया वो है सिंप्लिसिटी। आपका दुनिया ने फ्रंट एंड सिंपल कर दिया। तो व्हाट्सएप हम सब यूज करते हैं, सिंपल है। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करती है, फ्रंट एंड आप लोगों के लिए आसान। सर, अब यहाँ पर हम बाकायदा एक सवाल कर देते हैं आपसे, और वो ये है कि भारत की इंडस्ट्री का वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जिक्र कर रहे हैं। एक IT एक्सपोर्ट है उनकी, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है और बहुत बड़ा शेयर है उनका इकोनॉमी में। हमारा ये शेयर क्यों नहीं बन पा रहा, क्या वजूहात हैं? और जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये तमाम मसाइल क्यों नहीं दूर किए जा रहे? फ्रीलांसर्स के, कंटेंट क्रिएटर्स के, जो भी सोशल मीडिया पर बाकायदा बिजनेस रन कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के, पेपैल का हम कब से जिक्र सुन रहे हैं, उसका अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सका है। तो ये तमाम मसाइल हल करने के लिए क्या इकदाम उठा रही गवर्नमेंट? देखिए, इंडिया की चूंकि आपने बात की, इंडिया ने ये सफर शुरू किया था की दिहाई से। ठीक है, आप कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट एक या डॉलर इंडिपेंडेंस जिसे आप कहते हैं, वो एक आउटकम है। उस आउटकम से पहले बहुत सारी चीजें होनी है। प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की कि हमें इंडस्ट्रियलाइज करना हो। आप प्रोड्यूस करेंगे तो आउटकम प्रोड्यूस करेंगे ना, या एक्सपोर्ट प्रोड्यूस करेंगे। हम इंडिया ने कैपेसिटी बिल्डिंग पे, एजुकेशन पे फोकस करना शुरू किया 80 से। आज उनकी एक्सपोर्ट $150 बिलियन की, IT की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। हमारी तो टोटल एक्सपोर्ट इस साल हम कह रहे हैं 38 से 40 बिलियन डॉलर होगी। अच्छी खबर ये है कि कोई हमें 50 साल लगे $1 बिलियन की IT और IT इनेबल सर्विसेज की एक्सपोर्ट करने में, 50 साल तकरीबन अगर हम
60s या 70s की दहाई से कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गई थी, और 2 साल में हमने उस $1 बिलियन से, तो $1 बिलियन पहुंचने में हमें तकरीबन 50 साल लगे। बिल्कुल। तकरीबन 2 साल जो इस साल जून हम करेंगे तो हम 1 से $2.5 बिलियन, यानी हमने डबल से ज़्यादा कर दिया। इंडस्ट्री ये कह रही है कि अगर आप हमें सपोर्ट करते रहें, जैसे कि अभी इन रीसेंट टाइम्स हमें करना शुरू किया है, तो हम 2 साल में इसको फिर डबल कर देंगे। That's रीच great. अनदर $5 बिलियन। That's great, वकार साहब, क्योंकि देखिए सवालात बहुत सारे आते हैं और ऑब्वियसली आपके आने का और ये होने का ये फायदा हम डेफिनेटली उठाएंगे, बिकॉज बहुत सारे अब सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ई कॉमर्स इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री राइट नाउ इन द वर्ल्ड। बड़ी बड़ी, कल भी हम बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज को उसने बंद कर दिया और बिठा दिया और उनके बिजनेसेस बंद हो गए। बट आपने कहा बहुत अच्छी बात कि सिंपल हो गया, लेकिन एक आम आदमी जो एक सोशल मीडिया पे कॉन्टेंट क्रिएट करता है, जो कि कितना पैसा मुल्क में लेकर आ रहा है। दूसरा, अगर वो इंसान जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, पूरी दुनिया में वो अपनी चीज़ें बनाकर वो ऑनलाइन लगाकर और फॉर सेल होता है, लेकिन उनको एक अपना अकाउंट खुलवाना कितना मुश्किल पड़ जाता है। और आप सही कह रहे हैं, मुझे चार्ल्स बैबेज का ज़माना याद आ गया, फादर ऑफ कंप्यूटर, कि वाकई में हम लोग किस ज़माने में रह रहे हैं। वो बंदा जो आज काम कर रहा है दुनिया के साथ, लेकिन अपने मुल्क में काम नहीं कर रहा, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। बिल्कुल ठीक। देखें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इस मुल्क में नए एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए, तो आपको एक और मज़े की स्टैट्स बताऊं। 2020-21 में, 19-20 में फ्रीलांस का मतलब ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो ऑन देयर ओन रन कर रहे हैं। ठीक है। जो सरकारी चैनल से पैसे आया, जिसका स्टेट बैंक में हिसाब होता है, वो था $156 मिलियन। ठीक है जी, ठीक है। एक साल के अंदर जो पिछले साल के नंबर्स आए हैं, यानी जो हमने 20-21 क्लोज किया, उसमें ये नंबर बढ़ के $350 मिलियन से ऊपर चला गया। एक साल के अंदर इंडिविजुअल्स ने इस मुल्क की एक्सपोर्ट को डबल किया है। ये वो पैसा है जो कि प्रॉपर बैंकिंग चैनल से आ रहा है, जो नहीं आ रहा उसकी एक अलग बात है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसा जरिया बन गई है, इनेबल उसने प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें इंडिविजुअल्स पैसे कमा सकते हैं। आपको कंपनीज की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ी बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। सारा जो सोच है वो ये कि हमने कैसे इनकी जिंदगियां आसान करनी है। और वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ देखिए दुनिया ने क्या किया, जैसे मैंने कहा है सिंपल इज बेटर। हमारे यहाँ अभी भी माइंडसेट है कॉम्प्लेक्सिटी इज बेटर। सो जब तक हम वो चेंज नहीं करेंगे, हम अक्सर ये बात करते हैं ये मिसाल में भी कि आप दुनिया में कहीं भी रीजनेबली डेवलप्ड कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी डेवलप्ड कंट्री, रीजनेबली डेवलप्ड कंट्री, आप एयरपोर्ट प्रेमिसेस में एंटर हो गाड़ी लेके, और जब तक आप जहाज में जाते हैं 5 से 7 स्टेप होते हैं, यू आर इन द प्लेन। आपको पता है कराची एयरपोर्ट पे आज से 1 साल पहले तक अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी जहाज एंटर हो और जहाज तक जाने में 17 स्टेप्स। ठीक है। Have we become more secure? The answer is no. No. Have we become more simple? Absolutely no. Complexity leads to corruption. Complexity leads to inefficiency. अच्छा, टेक्नोलॉजी आपको सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जाती है। सही बात है, सारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैं सिर्फ इस तरफ इसलिए आना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आज जितने भी नौजवान हमें सुन रहे हैं वो इस बात को समझ सकें, साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स, इंटरनेट लो स्पीड जो है उसके प्रॉब्लम्स। इवन चलें शहरों में हम कह लेते हैं कि स्पीड बेहतर आ जाती है, लेकिन जो देहाती इलाके हैं वहां पर जो काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उनको इंटरनेट वो इस काबिल नहीं बना पाता कि वो कोई काम कर सकें। साइबर सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज हैं। ये तमाम इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए कम उम्र जो अफराद हैं, जैसे कि बच्चे आजकल 18 साल से कम उम्र के, वो भी बहुत ज्यादा पैसे बना रहे हैं। इन सबके ये बुनियादी मसाइल हल करने के लिए गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले रही है बाकायदा तौर पर कि ये हल किए जाए जल्द से जल्द? कुछ चीजें तो हुई हैं, जैसे अभी एक राइट ऑफ वे पॉलिसी बहुत अरसे के बाद हम चीखते रहे थे, अब फाइनली अप्रूव हुई है, आई होप उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। फाइबराइजेशन हमें करनी है इस दुनिया में। लोगों को ये समझना चाहिए कि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है ज़ाहिर है मुल्क के लिए, लेकिन उसके और तरीके ढूंढे उसको हैंडल करने के। लोगों को एक्सेस रोक के आप सिक्योरिटी नहीं बना सकते आज के दौर में। अगेन गोज बैक टू व्हाट आई सेड कि हम फिजिकल माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा। अविकार साहब, क्या हमें लगता है कि इस साल पेपैल का कोई, बहुत अच्छे से दुआ कर रहे हैं कि कोई रास्ता बने कि इस तरह से लोग पैसे अपने कमा भी सकें और पाकिस्तान ग्रो। बेसिकली किसी भी कौम की ग्रोथ के लिए एक फाइनेंस जो है ना, उसका इकोनॉमी ग्रो होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट अबाउट पेपैल? देखिए पेपैल पे काफ़ी बातें हो रही हैं, आई एम श्योर हुकूमत कोशिश कर रही होगी लाने के लिए, लेकिन अगर नहीं है तो अब हमारे पास चॉइस क्या है? एक चॉइस ये कि हम उन्हीं का इंतजार करते रहें, या वी स्टार्ट बिल्डिंग आवर ओन रेल्स, आवर ओन सिस्टम, किसी और को ऑल्टरनेट लेके आए। तो अभी जो स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव शुरू किया रास्त का, मेरा ये ख्याल है कि उसकी बैक पे
चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी और प्लेटफॉर्म्स बनने शुरू होंगे। क्या पेपैल का वो ऑल्टरनेट 100% हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन जीरो से कुछ तो बेहतर है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें सिर्फ पेपैल पे रोक के, और अगर वो नहीं आ रहे तो हम कहें हम कुछ नहीं कर सकते। देयर आर ऑल्टरनेट्स व्हिच कैन बी डेवलप्ड, और हमें उस तरफ भी सोचना है। आखिरी में इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि इंटरनेट पर टैक्स के हवाले से जो इजाफा किया गया है, हम एक तरफ आसानियों की बात कर रहे हैं, ये मुश्किल पैदा कर दी जाएगी, तो किस तरीके से मामला था? देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ मैनेजमेंट का और स्ट्रैटेजी, हम भी एज अ स्टूडेंट समझना चाह रहे हैं। तो जब आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना मैनेजमेंट में या लीडरशिप में, तो आप स्ट्रैटेजी नाम है चॉइसेस लेने का। तो जिसका मतलब होता है कि आप कहते हैं मैंने ये चूज किया है, इसको मैंने प्रमोट करना है, फोकस करना है, इंसेंटिवाइज करना है। दूसरी चीज को या मैंने डीप्रायोरिटाइज करना है या मैंने उसे इंसेंटिवाइज नहीं करना। अगर मैं ये बात करता हूँ कि टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, इसके बगैर गुजारा नहीं है, देन इट मीन्स आई एम मेकिंग अ स्ट्रेटेजिक चॉइस कि ये मेरा फोकस एरिया। ठीक बात है। अच्छा, अगर आपने ये फोकस कर लिया, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को ख्याल आ गया कि टेक्नोलॉजी भी कोई चीज़ है, तो यार खुदा का वास्ता फिर ये चीजें ना कर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज आप देखें, एक पैसे जितने भी आएंगे वो एक अलग बात है, वो 17% बढ़ाने से वो एक अलग बहस है। कंप्यूटर पे 5% लगा दिया। यार या फैसला कर लो कि टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना है, या फैसला करो हमें से डिसइंसेंटिवाइज करना है। यू कांट, वो प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहते हैं, आप विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकते। स्ट्रैटेजी नाम है चॉइसेस लेने का। आपने चॉइस ली, फिर उसे बैक करें। टेक्सटाइल इस साल 14 बिलियन से गालिबन 21 बिलियन पे जा रहा है। ठीक है, बहुत जबरदस्त खबर है, ब्रिलियंट न्यूज। उनको आप देंगे इंसेंटिव अच्छी बात है। अगर आप आईटी को आप समझते हैं कि 1 बिलियन से कम से हम कह रहे हैं 2 साल में 5 बिलियन, उसके बाद 10, 15, 20 जा सकती है, यार उससे आप डी इंसेंटिवाइज करेंगे या इंसेंटिवाइज करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। बस एक बहुत अहम सवाल वकार साहब, आपने इतने ज्यादा आप नॉलेज में इजाफा भी करते जा रहे हैं, हम स्टूडेंट्स बैठे हैं दोनों, ये जो नए स्टार्टअप करने वाले हैं, कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आसानी पैदा करें, उनके लिए मुश्किल ना करें, उनको कंपनी रजिस्ट्रेशन में आसानियों में, चूँकि SCCB के पॉलिसी बोर्ड पे भी हूँ, हमने बड़ी कोशिश की है कि कंपनीज जल्द से जल्द रजिस्टर हो जाएं। अच्छी खबर ये है कि अब 80 से 90% कंपनी आप डिजिटली रजिस्टर कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। अगर आपको एक और मजे की स्टैट्स बताऊं कि जब से यानी पाकिस्तान शुरू हुआ है, तो हमने 2019 तक, अगर मुझे साल ठीक याद है, 97,000 कंपनीज रजिस्टर की थी। ठीक है, 97,000। पिछले 2 साल में 47,000 कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। ठीक है, 44% ऑफ द टोटल कंपनीज जो आज एग्जिस्ट करती हैं वो पिछले 2 साल में रजिस्टर हुई हैं। उनमें टेक इज लीडिंग द वे। टेक्नोलॉजी, ये जो यंग बच्चे हैं, जो नए बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, आइडियाज लेके आ रहे हैं। आज की इकोनॉमी आइडियाज इकोनॉमी है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आज की इकोनॉमी ब्रिक एंड मॉर्टर इकोनॉमी नहीं है। आइडियाज इकोनॉमी में जिसके पास भी आइडिया है, आपको बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। आप आइडिया लेके आए, आप प्लेटफॉर्म बनाए, देयर यू गो, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये नई दुनिया है, फर्क दुनिया है, फैसिनेटिंग दुनिया। नई दुनिया का क्या तरीकेकार है वो हमने आपको बता दिया। वज़ीर आज़म के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स के रुकन विकारुल हसन मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, सवेरे पाकिस्तान में आप आए और हमारी रहनुमाई फरमाई, नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं और आगे चलकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन एक और, जैसे कि हम खवातीन की बात रोजाना करते हैं कि बहुत सारी खवातीन शाना बशाना खड़ी हैं, मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर रही हैं, तो आज हम किस खातून का जिक्र करने जा रहे हैं? आपका जिक्र बहुत होता रहता है, आगे चलते हैं। बहुत सारी खवातीन हमारे पास मैं वकार साहब की बातों में इतनी खोई हुई थी इस वक्त कि वाकई में सबसे 2 चीजों पे अगर हम फोकस कर लें, एक है सिंप्लिसिटी और एक है माइंडसेट का बदलना। लेकिन बाकी में फिजिकल चीजें कुछ जो है ना, वो आईटी के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती। जैसे कि बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग नहीं हो सकती। अब बॉक्सिंग कौन कर रहा है? देखिए, एक औरत के लिए सर शाहदेब ने कहा कि हम खवातीन के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खवातीन बाकी किसी से कम नहीं है। अगर आप आईटी की बात करें तो खवातीन आईटी में मतलब छक्के पे छक्के मार रही हैं। लेकिन अगर ऐसी खवातीन जिनकी फैमिलीज भी हैं, जिनके बच्चे भी हैं, और साथ साथ वो बॉक्सिंग बाकायदा एज अ प्रोफेशन लेके चलती हैं,
तो क्या बात है, मेरा ख्याल है बता देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ जो होंगी, हाल ही में निदा जरीन ने नेशनल बॉक्सिंग, जिनका ताल्लुक जो है वो गालिबन लाहौर से है। दिलचस्प बात यह है कि निदा के 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, और उनकी फैमिली बॉक्सिंग के लिए बहुत उनको सपोर्ट करती है, यानी कि बच्चे भी देखती हैं शादी, वो घर भी देखती हैं, वो खाने भी बनाती होंगी, आई एम श्योर। कैसे बनाती है वो तो उनसे पूछ ही लेंगे। और सेल्फ डिफेंस की तो मास्टर वो ऑलरेडी हैं ही। तो सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम निदा जरीन को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आपका क्या हाल? अलग शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो अब वाकई हम आपको सलाम पेश इसलिए करते हैं क्योंकि इस सब को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि माशाल्लाह आप मदर भी हैं और साथ साथ बॉक्सिंग का जो आपका एक शौक है उसको भी कंटिन्यू कर रही हैं, और चैंपियन तो आप हैं ही ऑलरेडी। तो ज़रा बताएं मैनेज कैसे होता है सब कुछ? देखिए जी, मेरा काफ़ी स्ट्रिक्ट स्केड्यूल होता है, और जितना मैं टाइम निकाल सकती हूँ अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे, वो ऑब्वियसली मेरा प्रायोरिटी होती है। और ट्रेनिंग मेरी कंसिस्टेंटली मैं करती रहती हूँ, और अल्लाह के शुक्र मेरे फैमिली और मेरे शौहर स्पेशली बहुत सपोर्टिव है। उनके बगैर तो मैं सोच ही नहीं सकती इस तरह काम करना। क्या जबरदस्त, सो स्वीट। निदा, वेलकम टू द शो वंस अगेन। नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन का भी टाइटल जीत लिया, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट टू। बट किस कैटेगरी में टाइटल जीता, जरा हमें भी बताएं, और कितनी सख्त मेहनत की थी, और इवेंट के लिए क्या क्या तैयारियां की थी? बिकॉज कभी ना कभी मैंने भी सीखी थी थोड़ी बहुत, लेकिन वही वाली बात है, आपकी जैसे अगर मैं कंटिन्यू होती तो शायद कुछ और करती मैं जिंदगी में, लेकिन सो प्राउड ऑफ यू। प्लीज बताइए। जज़ाकल्लाह खैर जी। मेरी वेट कैटेगरी थी 52 to 54 kg बैंटम वेट, और क्या नाम है, ट्रेनिंग तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम मेरे 2.5 से लेके 3 years मुकम्मल मेरी ट्रेनिंग करती रही हूँ, और उसके अलावा 2 मरतबा दिन में 5 दिन के लिए ट्रेनिंग करती हूँ हफ्ते में, और बस टाइम देना होता है वो बच्चों को, और ट्रेनिंग पे प्लायोमेट्रिक्स करती हूँ, अपना लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करती हूँ, अपना फ़र्क तरीका के ट्रेनिंग करती हूँ, टेक्निकल। अच्छा निदा, जिस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रही हैं, 2 घंटे में ये करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों का भी ख्याल करती हूँ, फिर साथ साथ खाने का भी सारा अरेंजमेंट होता है, सब कुछ होता है, सब चीज़ें आपको देखनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, और उसके लिए तैयारी भी करनी है। और जाहिर है जब आपको किसी चैंपियनशिप के लिए तैयारी करनी पड़ती है तो बड़ी प्रिसाइजली छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई हमें ये भी इतना हमारा वेट है तो हमें इसका भी ख्याल रखना है, डाइट का भी ख्याल रखना है। डाइट प्लान क्या होता है आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन चीज़ों का आप ज़्यादा जो है वो अपनी डाइट में शामिल करती हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी कि आप कहती हैं भाई ये नहीं मैंने खानी, इसके अलावा कुछ भी हो जाए? देखिए जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे अपना प्रोटीन इंटेक मॉनिटर करना होता है, अपना मील्स को आइडिया होनी चाहिए कि कितनी कैलोरीज की इंटेक है, कितनी मैक्रोज, ताकि मेरी जो ट्रेनिंग है वो अच्छी तरह मैं फिर एनर्जाइज ही रहूँ। और उसके अलावा मैंने एक्चुअली एक न्यूट्रिशन बिज़नेस भी शुरू की अपने शौहर के साथ, न्यूजूस के नाम से, और अल्लाह के शुक्र मेरा फूड और खाना पीना का जो चीज़ें हैं वो हल होती है, और उसके थ्रू फिर मेरी डाइट भी कंप्लीट होता है, मेरी मैक्रोज और इस तरह की चीज़ें। Amazing, amazing. Nida, so your boxing style also includes kickboxing as well? No, उसको भी वो साथ में इंक्लूड करता है? नहीं जी, it's strictly amateur boxing style, तो उसमें ये है कि जी। That's amazing. तो ये बताइए कि आपने एक बात कही शादिब से बात करते करते कि हस्बैंड का सपोर्ट बहुत है, उनके सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो ज़रा हमें सबको बताएं कि वाकई में जब एक औरत अपने ख्वाब पूरे करने लगती है और चाहती है, उसके अंदर की एक उसका एक हुनर होता है जो उसके माँ बाप के अलावा, बहन भाइयों के अलावा बहुत कम होता है कि शौहर देखें या ससुराल देखें या बच्चे सपोर्ट करें। सो वो एक्सपीरियंस कैसा है और वो सपोर्ट कैसे हासिल होगी, और बच्चों का सपोर्ट भी कितना है, प्लीज़ बताइए। I have no words, it's quite unbelievable. मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना वो सपोर्ट करेंगे, बट अल्लाह के शुक्र मेरे फैमिली की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल की तरफ से सपोर्ट इज़ वेरी वो एक अहम बात है। और मेरा फादर इन लॉ भी काउंटी क्रिकेट खेलता था, और मेरा वालिद साहब जो है वो भी अपना कैप्टन था फुटबॉल टीम का, और अपने समझो कि बचपन से मैं स्पोर्ट्स और अपने आप को फिट और एक्टिव रखती हूँ, तो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। अच्छा, हस्बैंड डरते तो नहीं है? नहीं
नहीं जी, बॉक्सिंग मेरे लिए जी एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है और एक स्पोर्ट की तरह ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ जी। फादर इन लॉ और फादर का तो बताया नहीं था, हस्बैंड क्या करते हैं? जी मेरा हस्बैंड जी वो अपने फैमिली बिजनेस के लिए काम करता है। ही इज़ डायरेक्टर एट चेन ऑफ हेल्थ क्लब्स शेप्स के नाम से जी। और एक ये एडवांटेज है कि हमारी जो क्या नाम है एक तो ट्रेनिंग और हमारी जो न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें एक फैसिलिटी के अंदर होती है जी। और साथ क्या नाम है अपने बच्चे को भी उधर हम लेके आते हैं और सब कुछ फिर इजीली फिर मैनेजेबल हो जाते हैं। क्यूट। निदा ये बताएं, ऐसा तो नहीं होता कि हस्बैंड की कहीं लड़ाई हो गई है तो आपको फोन करके कह रहे हो निदा जरा आना, लड़ाई हो गई है जरा मुझे बचाओ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ही कैन होल्ड हिज ओन। अच्छा ये बताएं अब यहाँ पर जैसा कि हमने डाइट का भी आपका प्लान पूछा, आपका रूटीन भी पूरा पूछा, लेकिन साथ साथ ये बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। और जैसा कि आप बता रही हैं ऐसे में फैमिली सपोर्ट करती है तभी ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। लेकिन आपका ये बचपन से शौक था बॉक्सिंग में आना, या फिर आप जब आगे बढ़ी और जब अपनी आपने तालीम भी मुकम्मल कर ली या कह लें कि आगे आप बढ़ती गई तो आपने देखा कि वालिद साहब भी करते रहे हैं और सब एथलेटिक्स में रहे हैं या स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो उसके बाद आपको शौक पैदा हुआ या बचपन से था कि नहीं मैंने आगे चल के बॉक्सिंग ही करनी है? वो पूछ रहे हैं बचपन से लड़ाका थी आप? आई सपोज एक तरह के आप कह सकते हो कि मैं थोड़ी सी हूँ रिबेलियस और लड़ाकी उस लिहाज से। मगर स्पोर्ट्स तो मैं हर तरह के स्पोर्ट्स एक्सपेरिमेंट मतलब मैं कर चुकी हूँ, फुटबॉल से लेके वॉलीबॉल से लेके स्विमिंग से लेके, तो मुझे हर स्पोर्ट में शौक मतलब है। मगर जैसे यूनिवर्सिटी शुरू की थी और बॉक्सिंग से मेरी पहले मतलब एक्सपीरियंस रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे कोचेज़ ने मुझे बहुत ही इंकरेज किया और फिर 4 साल मैं करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर लंदन में भी। और 10 साल बाद में मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे एक और मौका मिलेगा बॉक्सिंग करना दोबारा। और मैंने फिर अल्लाह के नाम लेके और अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दिया कि मैं वो कंपटीशन जीत भी गई और चैम्पियन बन गई हूँ। और माशाल्लाह अभी तो बहुत सारे चैंपियनशिप जीतनी है भाई निदा। ये बताइए कि इंशाल्लाह ये बताइए कि मतलब कभी बचपन में आपने कहा रिबेलियस थी, इधर देखने की जरूरत नहीं, तो वो आप बचपन से रिबेलियस थी तो क्या मतलब कभी किसी की मतलब पिटाई शिटाई की? हाँ। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रिबेलियस इन द सेंस कि मैं बहुत डिटर्मिन थी और फोकस थी कि मैं अपने भाइयों की तरह बराबर हूँ और मेरे ख़्याल में से कि मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाह रही हूँ बाकी ख़वातीन के लिए कि देखिए बच्चे और शादी के बाद इसके मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, आप ज़रूर अचीव कर सकते हैं, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। आई मीन पूरी दुनिया में वो अपने फीमेल एथलीट्स में इन्वेस्ट करते हैं उतना जितना आप समझे कि अपने मेल एथलीट्स होते हैं। तो हम अपने ख़वातीन जो ना हम अपने प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम मतलब इस सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। प्रूव करना चाह रहे हैं एब्सोल्युटली कुछ भी कर सकती हैं। नेता यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि बहुत सारी जो खवातीन हैं जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा जो है ना वो कंसर्न होती हैं इस बारे में कि हम अच्छी दिखें भी और इस वजह से वो बॉक्सिंग को चूज़ नहीं करती क्योंकि बॉक्सिंग जब आप कर रहे होते हैं तो अक्सर हम देखते हैं मुख्तलिफ बॉक्सर्स की नाक की हड्डी टूट जाती है, उनको इस बुरे तरीके से जो है वो बॉक्सिंग चल रही होती है तो उसमें बड़ा खतरा भी होता है कि आपको ज़ाहिर है आपका चेहरा होता है जिसपे बहुत बिल्कुल जो है मुक्के चल रहे होते हैं। तो ये आपको कभी कंसर्न हुआ है कि आपने ये सोचा हो कि नहीं यार बॉक्सिंग मुझे फील्ड नहीं अपनानी चाहिए, इसमें जो है वो मेरी ब्यूटी खराब हो सकती है या मैं कहना चाह रहे हैं कि आप मॉडलिंग में आना चाह रही हैं? नहीं वो तो बात की बात है, पहले तो बताएं बॉक्सिंग रिंग में जब आप उतरती हैं तो ये कोई खतरा महसूस करती हैं या कहती हैं नहीं कुछ भी हो जाए मैंने अगले जो हराना है बस? अल्लाह की शुक्र मैं एक्चुअली डरती नहीं हूँ इंजरी से और हर स्पोर्ट के साथ देखिए जी आपका रिस्क ऑफ इंजरी है। तो ये चीज़ जो है ना जो ख़वातीन को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन या जो भी कुछ आप करना चाहे आपको रिस्क आपको पहले पता होना चाहिए। आपके जो बॉक्सिंग स्पेसिफिक अगर आप कहें तो आपकी मेडिकल प्रोफेशनल्स भी होते हैं रिंग साइड और आप जब तक आपका एक फ़िटनेस और आपकी मुकम्मल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और ये सारी एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो फिर आप मतलब
अगर आप उस लेवल हद तक आपका फिटनेस नहीं है तो आप नहीं मतलब कम्पीट करना चाहिए। तो आपको रिस्क्स का मतलब पता होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको जो है आपकी इतनी ट्रेनिंग और सही इस तरह का हो तो फिर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे किसी चीज़ के लिए, उस रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। यस यस। वैसे कुछ मतलब बॉक्सिंग के अलावा भी निदा सोचा है कि कभी मैं एक्टिंग में या कभी मॉडलिंग में या कभी किसी और शोबे में आऊँ, या मतलब कभी शाजिब की आएँ आप कुट लगाएं? मतलब मैं बहुत सारे सवाल करना चाह रही हूँ, आप समझ लें। अच्छा, अभी तो मेरे ख्याल से अपने आप को फिट रखना, अपना फैमिली को मैं प्रायोरिटी देती हूँ अभी फ़िलहाल, और बॉक्सिंग में इंशाल्लाह कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे मैं कम्पीट कर सूँगी तो दैट वुड बी मतलब एक बड़ी प्रिविलेज और ऑनर होगी मेरे लिए। मैं ये ख़वातीन को देखना चाहें और मेल्स को भी एज़ वेल, मैं मतलब एक दुनिया में नाम पाकिस्तान को रोशन करें, रिप्रेजेंट करें ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, हर चीज़ में। मैं देखना चाहूँ कि मतलब पाकिस्तान में ख़वातीन में इतनी ताकत और इतनी स्ट्रेंथ है, तो आप हम लोगों को दिखाना चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और निदा मैं कहूँगी कि आप उन तमाम ख़वातीन को जिनके अंदर कोई ना कोई हुनर है, जो उनके कभी माँ बाप देखते हैं, बहन भाई देखते हैं, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज देना चाहेंगी कि अपने टैलेंट को बाहर लेकर आओ और लोगों की सपोर्ट के साथ आगे बढ़ो? Would you like to say something? I think कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपने आप को डिटर्मिन रखें और जो भी आपका ड्रीम्स हैं आप वो फॉलो करें। ऑब्वियसली ये है कि अगर जैसे मैं शादीशुदा हूँ, ऑब्वियसली आपके प्रायोरिटीज़ होते हैं, आपका एक डेलिकेट एक बैलेंस होता है, आपको घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, शौहर को भी देखना होता है। बट अगर उसके दौरान में आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ड्रीम्स के लिए आप कंसिस्टेंटली आप उसको टाइम और मेहनत देंगे तो ड्रीम्स के लिए कंसिस्टेंट रहें और अपनी प्रायोरिटी सेट करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। निदा, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सब सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब हम जिक्र करेंगे एयरलाइंस का। एयरलाइन वो भी खास तौर पर PIA, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने कुछ दिनों पहले भी अच्छी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। ये खबर आई थी कि बैनुल-अक़वामी तंजीम ने PIA समेत तमाम मुल्की एयरलाइंस पर यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के लिए आयद पाबंदियां जो हैं, गैर मुल्की जो परवाजें वो ख़त्म कर दी हैं और ये सब बहाल हो चुकी हैं। अब एक और खबर भी ये सामने आ रही है कि PIA ने 5 साल बाद ईरान के लिए परवाजों को बहाल कर दिया। वो भी हमने कवर किया था कि वो फ्लाइट जा रही थी और अवाम बहुत खुश थी क्योंकि 5 साल के बाद जो है वो फ्लाइट शुरू हुई। लेकिन अब जो है साथ साथ अब बहाली के बाद समेत दीगर अहम मामलात पर भी हमें बात करनी है इस हवाले से। बिल्कुल, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज साहब ने। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान शामदीद कहते हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अच्छी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, एक तरफ गैर मुल्की परवाजें हैं, उनके लिए भी हमने देखा एक तंजीम ने बहाली का ऐलान किया। अब ये ईरान वाली खबर भी सामने आई है। बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है PIA के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अरसे बाद बहुत अच्छी एक कंटिन्यूटी के साथ अच्छी तस्वीर जो है वो खबरें आनी शुरू हुई हैं। और हम उम्मीद करते हैं एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट था PIA के लिए, ख़ास तौर पे हमारा जो यूरोपियन और UK कोऑपरेशन जो है वो मुअत्तल था उन परमिशंस की वजह से, जो कि रिवोक कर ली गई थी आज से कुछ 1.5 साल पहले। तो बड़ी अच्छी खबर है और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रेशर था PIA के ऊपर, ख़ासतौर पे PIA के रेवेन्यू के ऊपर कोविड की वजह से, इस बैन की वजह से, उसका असर जो है वो कम होना शुरू हुआ है और जो हमारा पूरा रिफॉर्म्स प्रोसेस था दैट कैन गेट बैक, वो दोबारा अपने रास्ते के ऊपर चल पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि ईरान की फ़्लाइट के हवाले से भी ऑब्वियसली बहुत खुशाइन बात है, और लेकिन इन फ्लाइट्स का कोई नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी इंक्रीज होने के कोई चांसेस हैं? देखिए, एक विजन था PIA का कि हमने ज़ायरीन की खिदमत के लिए हमने इन तमाम जो मुकद्दस मकामात हैं उनके ऊपर हमने फ़्लाइट चलानी, और पाकिस्तान में क्वाइट फ्रैंकली इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे ज़ायरीन को जो है वो इनडायरेक्ट रास्ते से बहुत महंगे टिकट लेके इन तमाम मकामात के ऊपर जाना पड़ता था। तो PIA जो है पिछले 1.5-2 साल से इसके ऊपर बड़े मुतवातिर तरीके से इसके ऊपर काम कर रहा था कि हम जल्द से जल्द इसको जो है पूरे नेटवर्क को, पूरे इस रूट को शुरू कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है। कंटिन्यूटी के अंदर सबसे
सबसे पहले दमिश्क की परवाजें शुरू की गई जो कि 17 साल बाद हुई, और क्वाइट फ्रैंकली पीआईए इस टाइम पे वाहिद बैनुल-अक़वामी एयरलाइन है जो कि दमिश्क परवाज कर रही। उसके बाद नजफ जो कि डिसकंटिन्यू हो गया था वो भी 2 साल बाद दोबारा बहाल किया गया, और उसके बाद अब मशहद की फ्लाइटें शुरू हुई हैं। अभी चूंकि नई मार्केट है इस वजह से अभी वीकली एक परवाज है लाहौर से, लेकिन आगे जिस तरह आपको पता है कि रजब आ रहा है, शाबान आ रहा है, फिर रमजान आता है जहाँ जिन महीनों में ज़ायरीन की बहुत ज्यादा तादाद जो है बिल्कुल जी पूरा एक सीजन है, तो उसके साथ साथ जो है वो परवाजों की तादाद भी बढ़ जाएगी। और फिर पीआईए उम्मीद करती है कि पीआईए के पास ग्रुप्स बहुत ज्यादा आएंगे क्योंकि ग्रुप मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है इन जगहों के ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले 1.5-2 महीनों के अंदर आप ये देखेंगे कि पीआईए के नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो होंगे ये तीनों मकामात। और अब हम दरमियान में जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो ये कि जो इंटर कनेक्टिविटी है, यानी फॉर एग्जांपल आप यहाँ से पीआईए की परवाज लेके मशहद चले जाएं, मशहद से पीआईए किसी और एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप करके आपको मशहद से या तो दमिश्क ले जाए या मशहद से आपको नजफ ले जाए, और नजफ की ज़ियारतें करने के बाद आप वापस पीआईए की परवाज की पर आ जाएं। तो हम इस तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी, हम इंटरलाइन कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उसकी पर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। होपफुली 1.5-2 महीने में देखेंगे कि आपके लिए सबसे कन्वीनियंट सफर ये होगा कि आप इन तमाम मकामात को शायद एक ही ट्रिप में या 2 ट्रिप में आराम से कवर करके अपनी कौमी एयरलाइन के ऊपर डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए वापस आ सकेंगे। क्या बात है, I'm looking forward to travel as well. बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब यहाँ पर ये भी बता दें कुछ फ़ज़ाई सफ़र करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उसका भी जिक्र कर लें कि कुछ हम देख रहे थे गुज़िश्ता कुछ माह में बड़ी अच्छी प्राइसेस चल रही थी, बहुत कम प्राइसेस चल रही थी, इवन ट्रेन के बराबर आ गई थी, फिर अचानक उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। एक तो ये बात, दूसरी जो स्कर्दू के लिए फ़्लाइट्स जारी हैं, सवात वाली साइड के लिए भी कोई काम हो रहा है? ये दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये बहुत सी जो प्राइसेस होती हैं ये टर करती हैं डिमांड सप्लाई के ऊपर या रसद और तलब के ऊपर। जब आपका सीजन लो चला जाता है तो फेयर्स नॉर्मली नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे अब चूंकि इस टाइम पे छुट्टियों का सीजन है तो वैसे डिमांड बहुत ज्यादा है तो फेयर्स थोड़े से ऊपर है। लेकिन एक और बात हमें ये समझनी है कि पीआईए के अलावा जो बाकी दीगर एयरलाइनें ऑपरेट करती हैं उन्होंने अपनी परवाजें डोमेस्टिक सेक्टर से हटा ली और उन्होंने वो परवाजें जो हैं क्योंकि उनको फायदा ज्यादा दुबई के ऊपर या जद्दा के ऊपर हो रहा है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो नौकरियों के लिए जो वहां पे जाने के लिए मुंतज़िर थे और कोविड की वजह से पाबंदियां लगी हुई थी, तो वो अब वापस जाने के लिए उन फ्लाइटों के ऊपर रश है और वहां पे चूंकि पैसे ज्यादा बनते हैं तो उन एयरलाइनों ने डोमेस्टिक परवाजें जो है कम करके वहां पे परवाजें लगा दी हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा कम होगी। जितनी इस टाइम पे डिमांड थी आपको डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर उतनी सीटें इस टाइम पे मैसर नहीं है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि फेयर बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं गया, यानी अगर पहले 6-7 हजार का बिक रहा था तो इस टाइम पे 11-12 हजार का बिक रहा है। जहां तक आप स्कर्दू और सवात करेगा जी देखें, इस साल पीआईए जो है उसका एक और ये विजन भी था कि उसने डोमेस्टिक टूरिज्म की प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा काम करना है और आपने ये देखा कि पीआईए ने स्कर्दू और गिलगित की जो पहले परवाजें सिर्फ 1 या 2 हफ्ते में जाया करती थी या सीजन के अंदर 4 जाया करती थी और वो भी सिर्फ इस्लामाबाद से, अब हमने उसको कनेक्ट किया लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, कराची से और यहाँ से भी डायरेक्ट परवाजें गई और इस सीजन के अंदर 1,87,000 टूरिस्ट जो हैं वो हमारी इन परवाजों के जरिए इन इलाकों को देखने गए, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी में भी और ओवरऑल जो टूरिज्म का क्वांटम है उसके अंदर भी 300% का इजाफा हुआ। सवात भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी और सवात के लिए हमने परवाजें शुरू की और जैसे आपको पता है कि उसके ऊपर बड़ी एक तकरीब भी हुई और पीआईए की परवाजें गई और 2 महीने हमने परवाजें चलाने की कोशिश की, लेकिन सवात के ऊपर मामला ये होना शुरू हो गया कि वहाँ पे चूंकि रोड बहुत अच्छी बन गई है और इस्लामाबाद से आप 2.5 से 3 घंटे के अंदर सवात पहुंच जाते हैं, तो लोगों ने बाय एयर के बजाय बाय रोड को ज्यादा प्रेफर करना मुनासिब ख्याल किया, बिकॉज एयरपोर्ट के ऊपर आना, उसके बाद फ्लाइट का इंतजार करना, फिर फ्लाइट और बाहर निकलने के सिलसिले में आपको नॉर्मली ज्यादा देर, तो इस वजह से चूंकि रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है तो वहां पे परवाजें ज्यादा अरसा कंटिन्यू नहीं हो सकी और वो परवाजें हमें फिर डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। लेकिन अभी आगे जिस तरह अब्दुल्ला हफीज साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मामलात पर, तमाम अहम सवालात पर आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे और जैसे कि बता रहे थे कि टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है, साथ साथ जो परवाजों की बहाली हो रही है मुख्तलिफ ममालिक के लिए वो भी बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी और इसी तरीके से ये चलता रहे। बहुत शुक्रिया आपने हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया। यस, आई एम सो एक्साइटेड किस तरह इंटरलिंक जो है वो फ्लाइट्स भी होंगी
और आगे उनको कंटिन्यू किया जाएगा। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू जी ट्रैवल भी इंशाल्लाह देखने के लिए और मजीद फ्लाइट्स भी देखने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। लेकिन ट्रैवल हो तो फिर म्यूजिक होना भी बहुत जरूरी है, और हम देखते हैं कि जब म्यूजिक होता है तो ड्रम्स का जिक्र जरूर आता है। तो कुछ ड्रम सर्कल वाले हैं जो इस वक्त हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, वहां पर ड्रम सर्कल को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग आते हैं वहां पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या सूरत हाल होती है, हमने उनसे गुफ्तगू की थी। यस, गुज़िश्ता रोज हमने उनके साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं जिनको हमने देखा कि तो प्लेयर्स नहीं, ये क्यों बजा रहे हैं। तो ऐसे कैसे आप जमा हो जाते हैं और अनजान लोग जो हैं वो एक साथ बैठकर जो है वो तरबूकाज और ढोल और ड्रम्स बजा रहे हैं, ये क्या माजरा है। तो फिर शाहजेब ने और मैंने की उनसे बात, दिखाते हैं आपको। तो लाहौर का ड्रम सर्कल बहुत मशहूर होता जा रहा है। 7 साल कबल ये ड्रम सर्कल शुरू किया गया था, और आपको ड्रम बजाना आए या ना आए, आप इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस मौसीकी का मजा ले सकते हैं। Yes. माया भी ड्रम बजाती है बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसा है, आपको आए या ना आए बजाना, लेकिन समझ में जरूर आता है, बिकॉज ढोल एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स है और साउंड्स है जो कि कदीम ज़माने में जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल होता था। वजद लोगों को तारी हो जाती थी। जो सबसे ज़्यादा ढोल का जो उसका सिलसिला जुड़ता है उसको सूफीज़म के साथ बहुत जोड़ा जाता है। थेरेपी भी है, ये बड़ी थेरेपी भी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली थेरेपी भी है। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस कि हमारे साथ इस वक्त लाहौर का ड्रम सर्कुलर जो ये ड्रम सर्कल है, इसकी बुनियाद रखने वाले हैदर जमील और उनकी टीम मेंबर्स एंड शाहिद और बैंड मैनेजर राव असद कामरान हमारे साथ शो में मौजूद हैं। पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले हैदर भाई आपसे गुफ्तगू करूंगा मैं, लेकिन गुफ्तगू से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा ड्रम हमें सुना भी दें, फिर हम आगाज करेंगे गुफ्तगू का। तालियां हो जाए भाई, क्या बात है। ये तो हमने सुन लिया और वाकई ये सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी आप लोगों के दरमियान होता और हम इस ड्रम सर्कल में पार्टिसिपेट कर पाते। तो पहला सवाल अब मेरा यही है गुफ्तगू का आगाज करके कि हैदर भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि इस आइडिया का ख्याल कब आया था, कैसे आया था और क्या सोचकर ड्रम सर्कल बनाया गया था? अच्छा, बेसिकली ड्रम सर्कल जो है ये तो पूरी दुनिया में होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में यू आर वन ऑफ द वेरी फर्स्ट जिन्होंने ड्रम सर्कल्स को शुरू किया और ये हम काफ़ी सालों से कह रहे हैं। और ड्रम सर्कल का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि सबको एक ग्रूव में लेके आए, एक हारमोनी में लेके आए, एंड वी मेक पीपल सिट इन अ सर्कल। और हम चाहते हैं कि वो उस ड्रम्स के थ्रू वो पॉजिटिविटी एब्जॉर्व करें, ठीक है। ये काफ़ी थेरेप्यूटिक होते हैं और ये काफ़ी फ़न भी होते हैं। हाँ, that's so nice, so nice. थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं आज। और एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल आ रहा है उन लोगों के भी हवाले से जो नहीं बजाना जानते। तरबूका है, ड्रम है, ढोल है, ढोलकी है, उनको लेकिन शौक बड़ा होता है। और जब आपके ग्रुप्स में शामिल होते हैं तो उनका हिस्सा, उनको ऑब्वियसली उनको होता है कि हम हिस्सा बने। उनके क्या जज्बात होते हैं, वो फीलिंग क्या होती है और जब आपके साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं? तो जब हम लोगों को ड्रम पकड़ाते हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता कि रिदम को फॉलो करना। हम ये कोशिश करते हैं कि मैं और जैन जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं ड्रम सर्कल। हम एक ग्रूव के अंदर लोगों को लेके आते हैं और इसमें कोई आपको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होती ड्रम बजाने की।
और इसमें जो लोग अक्सर जो है लोग जो ज्वाइन करते हैं वो डर भी रहे होते हैं कि भाई हम कुछ बजाएंगे तो ग्रूव ख़राब हो जाएगा, बल्कि नहीं, जो आप लोग बजाएंगे उसी से ही ये ग्रूव ज़्यादा इन्हेंस होगा और ज़्यादा अच्छा बाहर निकल के हम सब की तरफ हम इसको और बेहतर से बेहतर एंजॉय कर पाएंगे। तो अब तक कितने शहरों में जा चुके हैं और कहाँ पर जाने का प्लान है अभी तक? देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस जो मतलब हम अभी याद करने बैठे तो मुल्तान है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, कराची में अभी हमने रिसेंटली यहाँ पे किया था। ये कराची में हमने काफ़ी हमारा आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ड्रम सर्कल्स जो था वो कराची में ही था और इट वाज अ वेरी ह्यूज ड्रम सर्कल। मिस हो गया, अब आप लोग भी इनवाइट करना या हम कोशिश करेंगे ढूंढने की कि आप लोग कराची में कहाँ हैं? नहीं, हम आपको डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम इन्वाइट करेंगे और कराची का ड्रम सर्कल हमारा काफ़ी अच्छा था। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं कि अब मुख्तलिफ बच्चे नौजवान जो हैं वो ड्रम से बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। मोस्टली हम ये देखते हैं कि वो सब लोग जो है वो गिटार की तरफ जाते हैं कि भाई हमें गिटार सीखना है, लेकिन अब ड्रम्स का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे शौक रखते हैं ड्रम्स का। कोई दरबुका खरीद रहा है, कोई मुख्तलिफ ड्रम्स खरीद रहा है और साथ ड्रम्स बजाने का शौक भी रखते हैं। तो उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर्स या इस तरह का आपने कोई आइडिया बनाया है कि भाई ड्रम सर्कल तो एक तरफ चल रहा है लेकिन प्रॉपरली प्रोफेशनली हम बच्चों को, मुख्तलिफ नौजवानों को ड्रम्स की ट्रेनिंग भी दें कि अगर वो एक प्रोफेशनली इस फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं? देखिए जी, ड्रम सर्कल से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती आपकी लर्निंग के लिए भी, आपके फन के लिए भी, आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी, और इट्स आल्सो वेरी थेरेप्यूटिक। इट हेल्प्स यू इन एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ड्रम सर्कल में अगर आप रेगुलर हो जाए तो आई थिंक कि आप 2-3 सेशन अटेंड करेंगे कि आप मुझे आके कह रहे होंगे कि भाई ये इस तरह बजाना है, ठीक है? तो बिकॉज ड्रम सर्कल एक जगह इस तरह की है कि वहाँ पे आपको कोई डंडा दे के आपको नहीं पढ़ा रहा होता, आप बेसिकली अपने शौक से और उस ग्रूव को एंजॉय करते हुए, ग्रूव को अपने अंदर फील करते हुए आप उस ड्रम सर्कल का जब पार्ट बनते हैं तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली अच्छे ग्रूव्स और अच्छी रिदम्स निकल रहे होते हैं, ठीक है? वो आपको लिटरली आपकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट कर रहा होता है। जब ये हमने काफ़ी दफ़ा अपने ड्रम सर्कल्स में भी देखा है कि जब मेरा नहीं है मूड अच्छा तो जहन को पता चल जाएगा, असद को पता चल जाएगा मेरे ड्रम बजाने के स्टाइल से कि मैं एग्रेसिवली बजा रहा हूं। थोड़ा सा हम इसको अगर प्रिसाइज बात करें तो ये एक तरह से मूड मॉडिफायर भी है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी है। क्या बेहतरी आती है आपकी पर्सनालिटी में या आपके मूड में जब आप ड्रम्स प्ले कर रहे होते हैं? हाय हाय हाय, क्या सवाल कर लिया शादिब। ये आई थिंक जो इसकी सबसे ख़ास बात है ड्रम सर्कल की कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है और जो आप फीलिंग्स लेके आ रहे होते हैं, आई थिंक ड्रम सर्कल से ये भी हुआ है कि बहुत से लोगों की दोस्तियां हो जाती हैं, एक कम्युनिटी बन जाती है, एक दे फॉलो ईच अदर, दे बिकम फ्रेंड्स ऑल्सो। तो आई थिंक इसकी ब्यूटी यही है। और जैसे हैदर बता रहे हैं कि येस विद दरबुकाज या जेम्बेज या ड्रम्स देयर इज़ अ टेक्निक, डेफिनेटली मे बी इन फ्यूचर वी आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, बट जो इसका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि व्हेन यू कम इन द सर्कल आपको वैसे ही आपको गाइडेंस से भी पता लगता है। हम बल्कि ऐसी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं ड्रम सर्कल्स में जिसमें ऑडियंस से हम बीट स्टार्ट भी करवाते हैं, तो विच मीन्स के उसको एक लाइफ पायलट मिल रहा होता है ड्रम सर्कल्स में कि वो कैसे करते हैं। और ये वही है जैसे कि हम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में कर रहे हैं, कहीं हम ऑफिसेज़ के लिए कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज ट्रैवल कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, तो डिफरेंट सीनरी, डिफरेंट सेटिंग्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल्सो एड्स इन थेरेपी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जी ये अमेलगमेशन है सब चीज़ों की। बहुत हम तो इंतजार करेंगे आप जब कराची आए या हम लाहौर आए तो कराची तो जरूर करेंगे हम ज्वाइनिंग को। इसमें कोई एज लिमिट है कि सब लोग जिस मर्जी एज के हों वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, नौजवान हों, सब लोग आप लोग के ड्रम सर्कल में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ड्रम सर्कल की कोई एज लिमिट नहीं है। आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, आप कोई भी हैं, ड्रम सर्कल में सारे वेलकम होते हैं, ठीक है? और हमने तो बल्कि देखा है कि ड्रम सर्कल हेल्प्स यू लॉट विद क्रिएटिंग अ गुड कनेक्शन विद एवरीवन सिटिंग इन अ सर्कल। और वो सबसे अच्छी बात आपने यही कही, कम्युनिटी बनती है। बिल्कुल, ये ड्रम सर्कल का मकसद ही ये है, इसका मकसद ये है कि टू बिल्ड अ कम्युनिटी। बिकॉज अगर हम आजकल देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब हम लाहौर, कोई आता है हमारे पास, मेहमान आता है, मैं लाहौर की अगर बात करूं तो उसको खाना खिलाने लेके जाने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो हम है ही नहीं। और जितने हमारी फ्रस्ट्रेशंस बढ़ चुकी हैं, अलग, कोरोना जैसा अलग, बीमारियां अलग, टेंशंस अलग, चैलेंजेस अलग, उसमें जो ड्रम होता है ना, उसकी साउंड आपके अंदर की बेसिकली जब आप बजा रहे होते हैं वो आपके
एनर्जीज को हर इस तरह से चैनलाइज करता है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ से। मैं तो कहूँगा लड़ाई झगड़े छोड़े, Thank you लोगों so से much. लड़ने से बेहतर है कि आए ड्रम के साथ लड़े, ड्रम को बजाएं, वो ज्यादा बेहतर है। सही बात है, ड्रम से लड़े ना, ये ड्रम्स के साथ लड़ाई आप लोग भी जारी रखें और उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो कि ड्रम सर्कल में शामिल होते हैं वो भी ड्रम्स के साथ लड़ते रहेंगे ऐसे ही Excellent. और इसको जारी रखेंगे। Excellent. तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया, जैन शाहिद, हैदर जमील और मैनेजर राव असद, आप तीनों हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में भी हमें ड्रम से कुछ प्ले करके दिखा दें, इसी पर हम इख्तिताम करेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब और माया के साथ। और शाहजेब, कभी ऐसी कोई वादी हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पर हम जाएं तो डरें भी ना और हम घूम भी सकें, और वहां पर जो है ना वो लेपर्ड्स की या चीतों की या शेरों की जबरदस्त आवाजें, वहां पर मतलब वाइल्ड लाइफ का एक मजा आए रियल टाइम में। ऐसी पाकिस्तान में जगहें तो बहुत सारी हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम जो जिक्र करेंगे वो करेंगे वो सल्तनत जो कि कहा जाता है चीतों की सल्तनत है, यानी कि मरगला हिल्स। और मुझे खुद वजाते खुद मुझे मरगला हिल्स बहुत पसंद है। वहाँ के जो ट्रेल 5 वगैरह है मैं वहाँ पे बहुत जाता हूँ। जो जितने भी इलाके हैं मरगला हिल्स के बहुत ही इंतहाई खूबसूरत है। वहाँ पर आपको जंगली हयात भी बहुत मिलते हैं। जो लेपर्ड्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी एक पूरी सल्तनत है, बहुत खूबसूरत सल्तनत है वो, और दीगर जानवर भी वहाँ पे होते हैं। लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मरगला हिल्स की जो इंतज़ामिया है पार्क की, वो मुसलसल काविशें कर रही है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। इवन वहाँ पर कैमराज लगाए गए हैं, साउंड रिकॉर्डर्स लगाए गए हैं, उनकी चहलकदमी को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बहुत जल्द यहाँ पर हम तमाम लोग जो आते हैं और जाना चाहते हैं वो जा सकेंगे। और ये बहुत ही जबरदस्त जो है वो बात है। मुझे तो क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह जा चुकी हूँ और वहाँ पे सभी कहते थे भाई यहाँ पे तो चीते आ जाते हैं, यहाँ पे जरा बच के रहना रात में, तो इसीलिए बिकॉज ये उन लोगों की सल्तनत है। बिल्कुल, और इस पर तहकीक भी की जा रही है, चीतों पर तहकीक की जा रही है, उनकी जिंदगी पर तहकीक की जा रही है, किस तरह वो मूवमेंट करते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, शिकार उनका कब होता है। ज़ाहिर है इन तमाम कैमरास के थ्रू ये सारी तहकीक भी की जा रही है और उसको जारी भी किया जा रहा है साथ साथ। तो बड़ी अच्छी एक तरह से ये इनिशिएटिव है जो मरगला हिल्स इंतजामिया की जानिब से लिया गया है और बहुत दिलचस्प कहानियां भी देखने को मिल रही हैं। इसके बाद तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया इमरान खान, फील्ड सुपरवाइजर वाइल्ड मैनेजमेंट बोर्ड है सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर आपको खुशामदीद कहेंगे। सर सबसे पहले तो बताइएगा ये जो सल्तनत है, खूबसूरत सल्तनत, चीतों की सल्तनत, इसमें अगर हम जाते हैं तो कितने इस वक्त इस सल्तनत के अंदर चीते हैं मौजूद जो अभी इस मरगला हिल्स का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, ये मरगला नेशनल पार्क में हमने कैमरा टैप के जरिए 7 से 8 के करीब इस नेशनल पार्क में हमने तेंदुए जो हैं जिसे कॉमन लेपर्ड कहा जाता है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब तक 7 से 8 के करीब जो हैं इस मरगला नेशनल पार्क में मौजूद हैं। जबरदस्त। इमरान साहब साथ ही बताइएगा आपकी टीम में कितने लोग हैं जो इस तरह से इस पर काम कर रहे हैं, उस पर भी हमें ज़रा बताइएगा ताकि हमें पता चले कि इतनी बड़ी सल्तनत है उसको संभालने वाले कितने हमारे जो हैं वो जवान इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे पास का जो टीम मेंबर्स हैं वो 60 अबाव हैं जो कि इस मरगला इस नेशनल पार्क और इस जो इसके ट्रेल्स हैं उसकी लुक आफ्टर भी करते हैं और उसकी जो प्रोटेक्शन में उसको अहम किरदार अदा करते हैं इस नेशनल पार्क में। अच्छा इमरान साहब, ये जो ट्रेल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जो ट्रैक्स हैं, मरगला हिल्स नेशनल पार्क है, यहाँ पर लोग भी बहुत रुख करते हैं, इसका बड़ा एंजॉय करते हैं वहाँ पर जाने के बाद। तो ज़रा बताइएगा जो सयाह हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे ट्रेल्स को, ट्रैक्स को बंद कर दिया जाता है इन्हीं तमाम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की वजह से, तो कोई आजकल बंद है या कोई ऐसा उनको टाइम दिया जाता है कि भाई आप इस टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं या इस टाइम में जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए और मगरिब से पहले वापस आ जाएं, उनके लिए क्या हिदायत होती हैं? जी बिल्कुल, ये जो हमारे ट्रेल्स हैं, जो ट्रेल 5 है, ट्रेल 3 है, ट्रेल 4 है,
वो पब्लिक के लिए ओपन है, जो कि दिन के औकात में वहाँ पे लोग वहाँ पे हाइकिंग भी कर सकते हैं और नेचर को एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरिया है जो कि हमने कोर जोन है, जो कि हमने वाइल्ड लाइफ के लिए अब बंद कर दिए गए हैं, तो उनके अभी फ़िलहाल वो जो एरियाज़ हैं उनके लिए हमने विजिटर्स के लिए बंद कर दिए हैं, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है वो सही तरीके से वहाँ पे अपनी मूवमेंट कर सके और इस जो नेशनल पार्क है उसमें अपनी जो ज़िंदगी, जो हैबिटेट्स है उनका, उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार सकें वो। हाउ नाइस, ज़बरदस्त इमरान भाई। अच्छा ये बताइए कि ये ज़रा सा मैं एक नॉलेज हासिल करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में कितनी नस्ल के चीते हैं और स्पेशली इस नेशनल पार्क में कितनी नस्ल के चीते हैं, दोनों का बताइए। ये बिल्कुल इसमें कॉमन लेपर्ड से जिसे तेंदुआ कहा जाता है वही से पाया जाता है इस नेशनल पार्क में, और एक स्नो लेपर्ड है जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। ये दो जो कॉमन लेपर्ड्स हैं, स्नो लेपर्ड्स और कॉमन लेपर्ड्स पाए जाते हैं इसमें। जो मरगलेस नेशनल पार्क में सिर्फ कॉमन लेपर्ड्स ही पाया जाता है। अच्छा, ये कॉमन लेपर्ड्स पाए जाते हैं सर। इसके साथ ये हमें बताएं कि लेपर्ड्स के अलावा और कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो हम मरगला हिल नेशनल पार्क है उसमें लोगों को देखने को मिलते हैं, उनकी तादाद कितनी है? इसमें 38 किस्म के मैमल्स पाए जाते हैं, जिसमें बार्किंग डियर्स भी हैं, इंडियन पेंगोलिन है, इंडियन रेड फॉक्स हैं, क्या कहते हैं पार्कोपाइन है, रसस मंकीज़ हैं और ब्लू थ्रोटेड मार्टिन है, येलो थ्रोटेड मार्टिन जिसे कहा जाता है वो पाया जाता है, और पाम सिविट कैट हैं, स्मॉल सिविट कैट हैं। मतलब 38 मैमल्स इस मरगलेस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान खान साहब मौजूद, फील्ड सुपरवाइज़र वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ऐसे हमारे साथ आज मौजूद थे, और उन्होंने हमें, एक तो उनके पीछे इतना ज़बरदस्त मंजर था, सुबह सुबह की वो रोशनी और फिर वो मारगला की जो है वो सारी, हम लोग तो किसी और ही जोन में चले गए। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट, इन काविशों को अल्लाह पाक कामयाब करे और कबूल भी फरमाए, क्योंकि वाकई में हम लोग फिर जा सकेंगे और इस सल्तनत को देख सकेंगे। सल्तनत को देख सकेंगे, और सल्तनत को देखने के बाद हम वापस आ जाते हैं। काम करना बहुत जरूरी है, काम सब लोग करते हैं और जॉब्स की तलाश में भी रहते हैं, लेकिन जब जॉब की तलाश में निकलते हैं तो बड़ी मुश्किलात आती हैं, समझ नहीं आती कि जब इंटरव्यू देने जाएं तो एक टेंशन एक जो है वो हो जाती है, और बड़े जो है वो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि किस तरीके से जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो बात कैसे करें, उनके सामने आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं। ये बहुत बारीक बात लग रही है, लेकिन ये इतनी बारीक है नहीं। लोगों को समझने की बहुत जरूरत है, हम सबको जो हम नौकरी पेशा लोग हैं हमें बहुत समझने की जरूरत है कि क्या एटिकेट्स हैं, क्या एथिक्स हैं, क्या वार्डरोब होना चाहिए, हाउ डू यू नीड टू ड्रेस टू इम्प्रेस। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। ठीक है, आप क्या पहनकर जा रहे हैं, किस तरह आपको एक्ट करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपने अपने इंटरव्यूअर के साथ कैसे पेश आना है, क्या खुशामदी जी जी सर करना है, क्या वो इम्तिहान में पास होने के लिए लिखना है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मुझे पास कर दें, वो वाला अगर एटीट्यूड अपनाना है। ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिनको हम जिक्र भी नहीं करते, कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती कि आपने अगर जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है शाहजेब तो आपने कैसे बिहेव करना है, आपने कैसे कपड़े पहनने। मतलब एक तरफ तो हम देखते हैं काउंसलिंग भी नहीं है, लेकिन काउंसलिंग के बाद ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है कि आपको ऑफिस में आपका कैसा रवैया होना चाहिए, इवन जब आप किसी जगह पर इंटरव्यू देने जाते हैं उस कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए आप किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हम बस अपनी एजुकेशन और अपनी डिग्री के बेस पे उठ के चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। आपको पता है, मैं जब यूएस में थी तो वहां पर अभी कुछ लोग मेरे सामने अप्लाई कर रहे थे और उन लोगों ने सीवीज के फॉर्मेट्स निकाले, जो उन्होंने कहा कि हाँ अभी इस वक्त ये चल रहा है, हम नॉलेज चादर ने कहा हम पढ़ते नहीं है, हम मुताला नहीं करते, सीवीज के फॉर्मेट्स हैं, आपने किस फील्ड में किस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके पूरे फॉर्मेटिंग आपको मिलती है। आपकी सीवी कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या वो दीवान होना चाहिए पूरा, या वो प्रिसाइसली सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। एचआर कंसल्टेंट हुमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा, हम सीवी का बहुत जिक्र करते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी की सीवी तवील होती है, कोई बहुत शॉर्ट बनाता है, किसी को समझ नहीं आती कि सीवी में लिखना क्या है। आखिर सीवी किस तरीके से बनाई जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
बेसिकली जो सीवी है इट्स बेसिकली आपने खुद इंटरव्यू जाने से पहले अपना एक इंट्रोडक्शन भेजना होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, पहली चीज़। और दूसरी बात कि कंसाइज होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप 5 या 6 पेजेस पढ़ रहे होंगे। सो इट शुड बी वेरी टू द पॉइंट। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलिवेंट होनी चाहिए। और आपकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अब जैसे जितने भी जॉब्स करने के लिए लोग जा रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ अस हैव द लिंक्डइन प्रोफाइल्स रेडी। तो आप इंश्योर ये करें कि आप वही वाला फॉर्मेट बेशक इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उस पर काफ़ी कंसाइज होता है। मोस्टली हम देख रहे होते हैं जब भी व्हेनेवर वी आर हायरिंग, तो हम यही देखते हैं कि जी बेसिक एजुकेशन क्या है, स्किल्स क्या एक्वायर किए हुए हैं, और इसके बाद जो प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस हैं वो कौन कौन सी कंपनी के किस किस तरह के रहे हैं। और जब न्यू हायरिंग्स हो रही होती हैं कि जब फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट हायरिंग दोज कैंडिडेट्स, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जॉब कितनी सीरियस लेंगे, कितना वेल परफॉर्म करेंगे, इनका माइंडसेट किस तरफ टिल्टेड है, इस जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं है। उससे उस सिनेरियो में ये होता है कि मैं पर्सनली ये होता है कि मैं उनका थोड़ा सा नॉलेज भी टेस्ट कर रही होती हूँ कि जी अगर अकाउंटिंग की जॉब के लिए आ रहे हैं तो इनको बेसिक एंट्रीज आती हैं, और अगर एचआर के लिए आते हैं तो एचआर के लिए बेसिक नॉलेज इनका पूरा है। अच्छा, साथ हुमा एक और राइट बिल्कुल। अच्छा हुमा, एक सवाल ख़वातीन के पहलू से ज़रूर करना चाहूँगी कि आदमियों का तो फिर भी, क्योंकि देखें चॉइसेस फॉर मेल्स जो हैं वो लिमिटेड ही होती हैं, भाई शर्ट सलवार कमीज़ या टी शर्ट यही होगा। लेकिन ख़वातीन जब इंटरव्यू के लिए जाती हैं तो वो उनको किस तरह अटायर होना चाहिए उनका? वो कहते हैं कि वो मैंने जो फलां शादी में पहने थे ना वो बहुत सूट कर रहे थे मुझे, और वो झुमकों की बड़ी तारीफ हुई थी मेरे ना, तो वो ही पहन के चली जाऊँगी, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो वो उसके हवाले से कि अगर आप किस फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको किस तरह अटायर होना चाहिए, और ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपका अच्छा लगना किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में और आपका अच्छा लगना और आपका इंप्रेशन अच्छा होना एक जॉब इंटरव्यू में, कितना फर्क है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें होता ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि यू लुक प्रेजेंटेबल। अब प्रेजेंटेबल में ये आता है कि ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं। होता ये अक्सर दफा पता चलता है कि कुछ बहुत इस्लामिक किस्म के माइंडसेट वाले लोगों के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी वेयरिंग अ दुपट्टा और यू नो अबाया और थोड़ा सा आप अटायर उस तरह का करते हैं। कॉर्पोरेट वर्क पे कुछ जो है वो डिफरेंट आ जाता है। अच्छा, खवातीन के लिए कोई खास पाबंदी नहीं है, बस होता ये कि आपने जीन्स नहीं पहननी, आपने इस तरह का कैजुअल ड्रेसिंग मत करें। आप अगर शलवार कमीज भी पहन रहे हैं, आप अबाया भी पहन रहे हैं, वेरी नाइस, बट इट शुड बी यू नो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपको आपकी ड्रेसिंग जो है वो डिसेंट होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी हैवी ज्वेलरी मत पहने। और मेकअप के बारे में आई वुड हाईली से कि ये भी ना करें कि ओवर कर लें और ये भी ना करें कि बिल्कुल ना करें, क्योंकि यू नो एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रेजेंटेबल और हम भी चाहते हैं कि हम भी जिससे मिल रहे हैं वो थोड़ा प्रेजेंटेबल देखने में हो। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि पहले टाइम्स में जब हम लोग पहली जॉब्स के लिए जा रहे थे तो इतना रिसर्च मटेरियल होता नहीं था। अब अगर आप जाके देखें ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे या गूगल करें, आपको सारी चीज़ें जॉट डाउन कर जाती हैं कि जी व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इन शॉर्ट, क्या क्या चीज़ें करें। और एक और हुआ इसके साथ हम जैसे कि देख रहे हैं आजकल की कंपनीज बहुत नहीं है। पहले कंपनीज बहुत फॉर्मल होती थी, अब वो कुछ स्टाइल ऐसा अपनाया जा रहा है, स्टार्टअप्स ऐसे आ गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स ऐसी शुरू हो गई, कंपनीज बड़ी इनफॉर्मल होती जा रही हैं। लेकिन इसके में जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं कपड़ों का, कि कपड़ों की लुक कैसी होनी चाहिए, इसमें आपकी एटीट्यूड की, आपकी कॉन्फिडेंस की, ये जो लुक है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी रखनी चाहिए? क्या पहले आप ये देखें, ये जज करें कि कंपनी किस तरह की है, उसके बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाएं, या बी योरसेल्फ जैसे आप हैं बस वैसे जाके इंटरव्यू दें? देखिए, बी योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट अंडर कॉन्फिडेंट। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम हायरिंग कर रहे हैं हम सिर्फ कॉन्फिडेंट लोगों को देखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट है तो हमें पता होता है कि यार इसने काम नहीं करना, इससे सिर्फ बातें करनी है। और जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको पता है कि वो फिर ऑब्वियसली दे गेट हायर्ड एज वेल। ऑब्वियसली कुछ जॉब्स के लिए हम उनको पॉलिश कर लेते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जा रहे हैं तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड योर स्किल सेट एंड जो आपकी लाइफ के बारे में बिलीव्स हैं।
अच्छा, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी जो मार्केट में आ रहे हैं ना, नए बच्चे आ रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन, मतलब जब हम लोग आ रहे थे आपसे 15 बहुत सारे सवाल करने का दिल चाह रहा है आपसे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे भी, क्योंकि HR कंसल्टेंसी उधर भी तो काम करने की ऑब्वियसली कोशिश करती होगी कि भाई काम जब हो जाता है तो उसमें एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना चाहिए। यहाँ तो लोगों को बिहेव करना ही नहीं आता, काम कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, कुलीग से बिहेव कैसे करते हैं, कुलीग्स के होते हुए आपने ड्रेसअप कैसे रहना है, जॉब हो गई उसके बाद आप कुछ भी करेंगे, ये तमाम चीजें आपकी ग्रोथ में भी तो काम आती है। लोगों को आइडिया ही नहीं है कैसे बिहेव करना है काम की जगह पे, चाहे कोई भी ओहदा हो। अच्छा, जो कॉर्पोरेट्स है ना, बिग कॉर्पोरेट्स, वो कॉन्टिन्यूसली काम करती रहती हैं अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर पे, उनके एटीट्यूड पे, उनकी प्रोफेशनलिज्म पे। तो उसके अलावा ये होता है, एक चीज आपके पर्सनल भी आ जाता है, आप पे एज अ ह्यूमन रिसोर्स आपका अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यू कीप ग्रोइंग, यू कीप अ चेक ऑन योर ग्रोथ। सिर्फ ये नहीं कि स्किल सेट पे, अपनी प्रेजेंटेबिलिटी पे, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, और आपने किस तरह से कौन सी सिचुएशन में बिहेव करना है, इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये तमाम चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। HR कंसल्टेंट हुमा एजाज साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले पाकिस्तान को वक्त दिया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में जाएंगे। गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आपका बातिन है ना, जो डिफरेंस आपने चेंज अपने अंदर लाना है, वो जाहिर वाले चेंज से बहुत बड़ा चेंज होता है। रखिएगा अपना ख्याल, होगी आपसे मुलाकात, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह पीर के दिन शाहजेब और माया की खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।